नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ पर बच्चों सॉल्व करने वाले हैं जो नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका 2025 का जो पेपर हुआ था उसका जो मैथ्स पोर्शन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आएगा उसमें भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें, वो क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन था कि 300 ml की पानी की 17 बोतलों और जो 130 ml की जूस की जो है 30 बोतलों में को जो है एक जग में खाली किया गया। तो आपको बताना है कि वो टोटल जो उस जग में जो कितना लीटर द्रव है। तो देखते हैं कि 300 ml की 17 बोतलें हैं, तो 300 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 या 51 हो गया, यानी कि 5100 ml हो गया। इसके बाद 130 ml को 30 बोतलों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 130 मल्टीप्लाई 30 हो गया, तो 13 39 यानी कि 39, और ये हो गया इतने ml। अब हम इसका टोटल निकालते हैं क्योंकि इसको जो है एक जग में डाला जाना है। तो देखते हैं कि इस जग में जो है कितना लीटर पानी आने वाला है। तो इनको जोड़ देते हैं, तो 0 0 9 1 10 का शून्य हासिल 1 5 3 8 1 9, तो 9000 ml हुआ। तो 9000 ml को अगर हम लीटर में चेंज करते हैं तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 ml। तो यानी कि 9 लीटर, यानी कि जो ये जग है इसमें आएगा 9 लीटर द्रव। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें कि 300 ml की जो बोतलें थी और 130 ml की जो जूस था उसको जग में खाली किया गया, तो 9 लीटर इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या है। तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 20 दशमलव, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम 0.925 कर देंगे, और यहाँ पर जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद जो है इसको यहाँ पर देखेंगे तो आंसर अभी ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये शायद कटेगा, तो इसको हम काटना प्रारंभ करते हैं। तो 5 से पहले इसको काटते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया 2000, और इसके बाद 5 से इसको काटते हैं, तो 5 चौको 20 हो गया, 0 5 कम 5, और कितना बचा 4 40, 5 8 40 और 5 पंजे 25, ये हुआ। अभी यहाँ पर और ये 5 से कट रहा है, तो फिर इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 चौको 20 हुआ, और ये हो गया 5 से काट देंगे, 5 8 40 हो गया, 0 लगेगा, और 5 3 15 हुआ, 16 17 18 35, 5 7 35, यानी कि यहाँ पे क्या आया 8037/400। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में वो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे बहुत सारे, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सेम जो है डिजिट आपको दिख रहा है, 8037 और 400 समथिंग, लेकिन जो इसका राइट आंसर डी नहीं है, सॉरी, ये 4000 है। मैं यहीं पे खुद कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 400 है, यही इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम भी जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं। जैसे मैंने भी अभी यहाँ पर गलती की और मैंने इसको 4000 वाले को टिक किया, जबकि 400 क्या होना चाहिए इसके अंश और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से था। अगला प्रश्न है, सुरेश अपने चाचा से मिलने जाता है 9 बजे। अपने घर से सुरेश अपने चाचा से मिलने जाता है और 10 मिनट वह चलता है पैदल चलता है। उसके बाद वो चलता है बस में, बस का सफर करता है वो 1 घंटे और 5 मिनट का। क्वेश्चन आप पेपर में देख सकते हैं। उसके बाद वह 15 मिनट पैदल चलता है और फिर पहुंचता है अपने अंकल के घर पर। क्वेश्चन इसके बाद क्या है कि वो अंकल के घर पर रुकता है 3 घंटे और 20 मिनट, और उसके बाद वापस अपने घर पे पहुंचता है 3:30 बजे, यानी कि 3:30 पर। तो आपको ये बताना है कि सुरेश को घर पहुंचने में टोटल कितना समय लगा। आने में तो समय हमको पता चल जाएगा, लेकिन घर पहुंचने में कितना समय लगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप गौर से इसको देखिएगा किस तरह से करेंगे।
तो सबसे पहले हमको कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको जाने में कितना समय लगा। तो 10 मिनट पैदल आया, 1 घंटे 5 मिनट, तो यहाँ पे 10 मिनट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट उसको और लगे तो 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में वह अपने अंकल के घर पहुंचा। 1 घंटे 30 मिनट में पहुंचा। उसके बाद वह 3 घंटे और 20 मिनट अंकल के घर पर रहा, तो यानी कि इतना टोटल टाइम स्पेंड किया। तो हम इसको ऐड कर देंगे 0, 5 और 4, यानी कि 4 घंटे और 50 मिनट का जो है उसने यहाँ पर टोटल टाइम स्पेंड किया। अब जो है हम देखेंगे कि 9 बजे वो निकला था और 4 घंटे 50 मिनट उसने स्पेंड किया, तो टोटल कितना टाइम हो रहा होगा अभी, तो देखेंगे यहाँ पे, तो 9 और 4 13 तो कोई टाइम नहीं होता, तो आपको पता है 13 यानी कि 1:50 मिनट, यानी कि 1:50 मिनट पे वह अभी कहाँ पर है, अभी अपने अंकल के घर पर ही है। अब यहाँ से वो निकलना शुरू कर रहा है और पहुँचेगा अपने घर पे कब, 3:30 मिनट पर पहुँचेगा और निकला था कब, 1:50 पे। तो इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए 30 में से 50 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको 2 किया जाएगा और यहाँ का 1 घंटे का जो 60 मिनट है वो यहाँ जोड़ा जाएगा, तो 30 और 60 हो गया 90, और यहाँ पर 1:50 सेम रहेगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट का समय उसे लगता है घर से वापस जाने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 1 घंटा 40 मिनट वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 4207, ये 4 अंक हैं, इनसे बनने वाली जो संख्याएं होंगी, जो मैक्सिमम संख्या होगी अधिकतम और जो न्यूनतम संख्या होगी उनका अंतर क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। तो इससे जो मैक्सिमम जो नंबर बनेगा, अधिकतम जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 7, 4, 2 और 0, और जो मिनिमम होगी ये, क्योंकि ये 4 अंकों की है तो आप यहाँ पे 0 पहले नहीं लगाएंगे, आप पहले 2 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर आपका 4 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। आप अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 हुआ, 11 हुआ, यहाँ पे 1 बचा तो 11 हो गया। अब 11 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 7 हो गया, और यहाँ पे बचा 3 तो 3 का 3 हो गया, और 7 में से 2 गया, यहाँ पे बचा आपका 5, तो 5373। क्या ये ऑप्शन में है, तो हम देखते हैं 5373 जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है 90 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपने पढ़े हुए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आपको अगर पता है तो, 90 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर इसको 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 2 से नहीं होगा तो अब इसको 3 से करेंगे, तो 3 कम 3 हो गया, 1 बचा 15, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 3 से करेंगे 5 हो गया, 5 दिए 15 और 5 कम 5, तो यहाँ पर 2 और 2 एक बार आया, 3 2 बार आया और 5 ये आया। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 3 × 3 × 5, जो कि हमारे पास आंसर आया है। अभी आप और देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो हमको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही दे रखे हैं। 10 9 90, 6 5 30 और 3 90, यानी कि सही दे रखे हैं, लेकिन उसने प्राइम फैक्टर पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हम प्राइम फैक्टर को इस तरह से करेंगे। यहाँ पर सभी जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि इस संख्या को जब डिवाइड किया गया तो ये निकला। अभी यही संख्याएं दी हैं लेकिन बस पॉइंट लगा दिया गया है। तो अभी आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पॉइंट, बस पॉइंट का हेर फेर है, आंसर तो आपका 7 5
ये 4, 5, 6 के ही इर्द गिर्द आएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये नंबर है 9432 डिवाइड बाई 12.5, ये है। अब हमको इसका अगर पॉइंट हटाना है इस डिनोमिनेटर का, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा 9432, दशमलव यहाँ लग जाएगा और यहाँ से इसका पॉइंट हट जाएगा। जब इसका पॉइंट हटेगा तो अब जो ये संख्या है, ये अभी पॉइंट यहाँ लगेगा, सॉरी 2 अंक पीछे खिसका। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 125 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 पॉइंट यहाँ लगेगा। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए 7.5456 जो है राइट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको कोई डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ गौर करना है कि किस तरह से हम पॉइंट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर 40, जो यहाँ पे 7वां प्रश्न है, वो यहाँ पे अंक दिए हुए हैं आपके 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01 और 111.1001। तो अगर आपको भी करना है तो आपको भी सेम इसी तरह से इन सबको करना है। कई लोग इसमें गलतियां करते हैं, तो देखिए मैंने मेन जो चीज़ गौर की है पॉइंट को, दशमलव को, कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए। तो अब जो है हम अगर देखें इसको गौर से तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। 1 को 1 लिखेंगे, इसका 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, पॉइंट लग गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 1 हो गया। तो 125.2311। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो लिखा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। तो कोई भी अभाज्य संख्या अगर होगी तो उसमें जो एक फैक्टर हमेशा 1 हमेशा फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर एक जो है एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। तो सीधे सीधे टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने, वो है भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए आपके एक फॉर्मूला होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये एक फॉर्मूला है डिवाइड के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हमको ये भाज्य निकालना है। तो हमको दिया हुआ है कि आपका ये भाजक है 51, भागफल है 16 और शेषफल है 27। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो 16 कम 16 का 6 हो गया, हासिली 1 हो गया, 16 पंजे 80 और 1 कितना हो गया 81 हो गया, प्लस इसमें 27 जोड़ देंगे। तो 27 जोड़िए आप, तो 6 6 12 1 13 का 3, हासिली 1 2 1 3 और 1 4 हो गया और 8 हो गया। कितना आ गया 843, 843। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वो था 843, जो कि राइट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो 50, जो यहाँ पर 50वां प्रश्न है इस पेपर में। तो ये है कि 3 धन 3/100 प्लस 3/1000 धन 3/1 2 3 4 5 6, ये एक संख्या है।
इसका आपको दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल फॉर्म बतानी है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली 3 को 3 लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने स्थानीय मान पढ़े हैं यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसमें डिवाइड बाई 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं है तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद सीधे 0 लगा देंगे। 0 के बाद आ जाएगा 3, अब 2 0 फिर 3 0 तो 3 आ जाएगा। अब जो है इसके बाद फिर कितने हैं, 3 है और ऐसे 6 हैं, यानी कि चौथा और पांचवा 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे और उसके बाद 3 लगा देंगे। तो ऑप्शन में यदि ये है 3.033003, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि मैंने क्या किया, 3 को 3 लिखा, पॉइंट लगाया क्योंकि ये डिवाइड में है। अब 3 को अगर इससे भाग देंगे तो वैसे भी 0.03 आएगा, उसके बाद ये 3 हुआ। अब यहाँ पर क्योंकि इसके बाद क्या आना चाहिए था, 4 0 होने चाहिए थे, तो वो नहीं है तो हमने 1 0 लगा दिया। फिर 5 0 होने चाहिए थे, वो भी नहीं है तो हमने 1 0 लगा दिया। अब 6 0 वाला है तो हमने सीधे सीधे 3 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस को और करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है कि साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण कौन सा होगा। तो ये देखिए, अगर अब ये घड़ी है आपकी, इस पे ये बजता है 12, ये बजता है 6, ये बजता है 9 और ये बजता है 3। अब बोल रहा है शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, तो 6 बजे यानी कि 1 घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। अब इनके बीच में जो कोण है वो कौन सा कोण है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि आपका यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल यानी कि आपका अधिक कोण, अधिक कोण नहीं, सरल कोण यहाँ पर लिखा गया है। स्ट्रेट एंगल को लिखा गया है सरल कोण, ठीक है। रिजु कोण भी इसको बोलते हैं और बहुत सारे इसके नाम हैं। अधिक कोण तो आपका ऑप्टस एंगल होता है, न्यून कोण आपका एक्यूट एंगल होता है, समकोण राइट एंगल आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो क्या है, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, तो 2 संलग्न तिल्लियों के बीच में कितना कोण होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, माना ये साइकिल का पहिया है और यहाँ पे ये पॉइंट है और इसमें जो है बहुत सारी तिल्लियां हैं, ठीक है। 24 तिल्लियां हैं इसमें, कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां, 24 तिल्लियां हैं। तो इस तरह से तो आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट होता है उसके बीच में कितने का एंगल होता है, वो होता है 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 तिल्लियां हैं, तो 24 तिल्लियां हैं, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 कम 24 हो गया, कितना बचा, 2 से काट दो, 2 कम 2 12, 2 से 2 कम 2, 2 16, ठीक है। फिर 12 कम 12 कितना बचा, 6, 12 पंजे 7, तो 15 डिग्री, यानी कि 1 और 2 तिल्लियों के बीच में यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री का होगा। तो सिंपल सी बात है, 15 डिग्री का एंगल होगा। तो 24 तिल्लियाँ हमारे जो हमारा अशोक चक्र होता है तिरंगे में उसमें भी होती हैं, तो ये समझ लीजिए 2 तिल्लियों के बीच में 15 डिग्री का अंतर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी ये पहला प्रयास जो है वो हो रहा है, देखते हैं किस तरह से ये हो पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें है निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आयत आपके पास दिए हुए हैं, 1, 10 और 18, एक है 14 और 14, एक है 16 और 12 और एक है 17 और 11। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल।
तो हम देखेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके क्या हो रहा है, सर्वाधिक आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ही आप सीधे से देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 280, तो वही आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी ऑप्शन देख के नहीं होगा। तो देखिए 18 गुणा गया 10, 180 हो गया, यहाँ पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। 14 गुणा गया 14, 14 इंटू 14 जो होता है वो कितना होता है, 196 होता है। 12 को 16 से गुणा करेंगे 192 हो गया और 187 हो गया। तो इसमें सर्वाधिक कौन सा है, 196। तो दिस इज द राइट आंसर, 196 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें कि एक ग्राफ दिया हुआ है। आप ग्राफ यहां पर देख सकते हैं। तो इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में 0 से 4, 6, 8 और 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं। 4 तक आया हुआ है आपका P, उसके बाद 6 तक आया हुआ है आपका Q, उसके बाद 8 तक आया हुआ है आपका S और 10 तक आया हुआ है आपका R। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि उपयुक्त जो ग्राफ है इसमें बताइए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक सॉल्व किए। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे P, Q, R, S जो बच्चे हैं उनके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो सिंपली वो बोल रहा है Q और R, Q और R, Q ने कितने किए, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, R ने कितने किए, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि इन दोनों के हो गए 16 प्रश्न। और P और S, P ने कितने किए, 4 प्रश्न और S ने कितने किए, 8 प्रश्न। 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो इनको माइनस कर दो, 16 में से 12 गया 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो गया कि 4 अधिक इन दोनों ने जो है इन दोनों से 4 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 33/40 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो 33/40 आपके पास है, इसमें क्या घटाएं कि आपके पास 11/40 प्राप्त हो। तो 33 में से क्या घटाएंगे, 22 घटा दो। 33 में से अगर हम 22 घटाएंगे तो 11 बच जाता है। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 22/40, 22/40। अब बात ये हो रही है कि 22/40 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 22 ऑप्शन में है। तो कई बच्चों ने इस 22 को ही सही किया है, लेकिन वो गलत है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो रहा है 11/20, 11/20। तो 11/20 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यहाँ पर हमको 1 रुपये में उसने 5 टॉफी की दर से खरीदी, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य था, CP था, वो था यहाँ पर 1/5 रुपये, और उसने बेचा कितना, 1 रुपये की 4 टॉफी, यानी कि क्रय मूल्य है 1/4। तो आपको निकालना है, अगर आपको पता है कि प्रॉफिट जो है इसको हुआ कितने रुपए का, 125 रुपये का लाभ इसको हुआ, तो निकालना है आपको कितनी टॉफी बेचे होंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है एक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी, तो 1/4 माइनस 1/5। तो प्रॉफिट है 125 रुपये का। तो 125 बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, 5 कम 5 माइनस 4 कम 4, तो कितना हो गया, 125 दूने 250, 5 में गया 4, तो 2500 रुपये, 2500 टॉफियाँ उसने बेची होंगी। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया 2500, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। ठीक है, इसके एक वर्गाकार पार्क है इस तरह से, इसकी एक भुजा है 50 मीटर
इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, यानी कि ये यहाँ पर रास्ता इसके अंदर बनाया गया 2.5 मीटर चौड़ा। तो इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा लगेगा, यानी कि ये रास्ता बनाया गया और इस रास्ते पर जो है 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो आपको निकालना है कि कितना आएगा। तो देखिए सिंपली क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 50 गुणा 50, कितना हो गया 2500, ठीक है, माइनस छोटा स्क्वायर, छोटा कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना हो गया 5 कम यानी कि 45, तो 45 गुणा 45, तो कितना हो जाएगा 2025, ठीक है। हम इन दोनों का एरिया माइनस, जब हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो रास्ते का निकलेगा। तो क्या है रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 का 4, 475 मीटर स्क्वायर का है रास्ता। अब रास्ते पे जो है 10 रुपये का खर्चा लगेगा, तो 10 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 4750 रुपये का जो है इस पे खर्चा आएगा। सिंपली इतनी जल्दी करना है तो ये जो है आपका आंसर आ गया 4750, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीना ने एक स्कूटर खरीदा, टीना ने एक स्कूटर खरीदा 55,000 रुपये का, ठीक है। तो जो इसका सीपी है वो हो गया कितना 55,000। उसके बाद उसने उस पर खर्चा भी किया 3,400 रुपये उसने उस पर खर्चा किया, ये है खर्चा। तो कितना हो जाएगा 58,400 रुपये हो जाएगा इसका सीपी खर्चा होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसने उसको अपने दोस्त को बेचा, कितने में बेचा 56,030 रुपये में। तो उसका प्रॉफिट या लॉस, तो 56,000 में बेचा तो लॉस हुआ होगा, क्योंकि महंगा ज़्यादा खर्चा हुआ और सस्ते में बेच दिया तो लॉस हुआ। तो 10 में से 3 गया 7, 3 का 3, 8 में से 6 गया 2, तो 2,370 रुपये का उसको लॉस हुआ, हानि। तो 2,370 रुपये की हानि उसकी हुई। तो ऑप्शन नंबर जो ये बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो है 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22। इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। तो भाई कॉमन तो आपका 22 आ गया। अब 5 धन 7 ऋण 3 धन 9 ऋण 1, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए इसमें बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो 7 और 5 कितना होता है, तो ये हो गया 12, 7 और 5 हो गया 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 9 हो गया आपका 21, ठीक है। 21 हो गया। जो प्लस वाले हैं पहले उनको सॉल्व करना है। और 7 और 1 कितना होता है, सॉरी 3 और 1 कितना होता है 4, इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये माइनस माइनस सेम साइन वाले हैं, ये और ये सेम साइन वाले, तो इनको जोड़ना है। 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 21 में से 4 गया कितना होता है 17, 4 21, 17/22। तो इसका आंसर है 17/22। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, ठीक है, 17/22। अब है इसका 60वां प्रश्न जो है इसका अंतिम प्रश्न। तो वो क्या है देखेंगे आप इसको गौर से। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और इस तरह से आपकी जो मैथ्स थी वो काफ़ी आसान जो थी वो दी गई थी। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी तो आसानी क्वेश्चन थे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से जो है अपना मैथ्स, क्योंकि जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है वो मैथ्स का माना जाता है। तो यदि आपने मैथ्स के क्वेश्चनों पे पकड़ बना दी तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो काफ़ी आसान हो जाएगा निकालना।
तो देखिए यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का प्रश्न है, तो जिसमें कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो आपका स्मॉल ब्रैकेट छोटा, फिर आपका करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो देखेंगे 8 माइनस 18, इसको सेम लिख देंगे। वैसे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना ज़्यादा इस पे ब्रैकेट बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 में से 1 गया 3 हो गया, और 5 में से 3 गया 2 हो गया, सिंपली। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट हमने यहीं पे सॉल्व कर दिए हैं। अब 16 में से 2 गया 14 हो गया, और 18 में से 14 गया कितना हो गया, 4 हो गया, और 8 में से 4 गया कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन में कहीं है 4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 4। तो जल्दी से, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपके पास समय कम होता है, तो कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करने होते हैं, तो इसलिए आपको लॉन्ग मेथड ना अपना करके शॉर्ट से शॉर्ट मेथड अपनाना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, हमारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। तो यदि आपको समझ में आए हैं और आप चाहते हैं कि इस पूरे पेपर को सॉल्व किया जाए, आपको बताया जाए, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी बताए जाए इस तरह के क्वेश्चंस और तैयारी करवाई जाए, तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।